हाँ जी बच्चे, लास्ट हमने ना क्लास में फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किया था। ठीक है, और आपने ये फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और हमने इसके 3 केसेस पढ़े थे। व्हेन थीटा इज़ 0 डिग्री, तो आपको बताया था कि पार्टिकल डेविएट नहीं करता और उसका पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। व्हेन थीटा इज़ 180 डिग्री, तब भी पार्टिकल डेविएट नहीं करता, पाथ उसका होता है स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब थीटा होता है 90 डिग्री, तो हमने पढ़ा था कि जो इसका पाथ है वो सर्कुलर होता है। और हमने सर्कल का रेडियस, टाइम पीरियड, किनेटिक एनर्जी, एवरीथिंग हमने फाइंड की थी। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे एंटर करे तब क्या होगा, एट एनी एंगल थीटा अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये हम बना रहे हैं, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पे एंटर कर रहा है। चार्ज इसका है Q, मास इसका है M और इसकी वेलोसिटी है V। ये थीटा एंगल पे एंटर कर रहा है। अब आपने क्या करना है, इसकी वेलोसिटी के बनाने हैं कंपोनेंट्स। एंगल के साथ V कोस थीटा बनेगा और ऊपर कंपोनेंट बनेगा V साइन थीटा। जो V कोस थीटा है इसको मैं अपनी तरफ से V1 लिख देता हूँ और V साइन थीटा को ऊपर लिख देते हैं V2। ऊपर आप हेडिंग बना लो, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर एट एंगल थीटा। अब आपने ये देखना है कि अब चार्ज पार्टिकल की 2 वेलोसिटीज़ हैं, एक है V1 और एक है V2। एक तरह की डेरिवेशन टाइप है, तो थोड़ा लिख लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट चार्ज पार्टिकल एंटर विद वेलोसिटी V in the uniform magnetic field B at angle theta। अब हम इसको बच्चे V1 और V2 को अलग अलग देखेंगे। पहले हम बात करते हैं फॉर V1। हाँ जी, अब V1 और B को चेक करो, क्या V1 और B की डायरेक्शन सेम है? V1 और B, हाँ जी डायरेक्शन सेम है। तो विद रिस्पेक्ट टू V1 के हिसाब से एंगल कितना बना, 0 बना। तो V1 के कारण जो फोर्स लगेगी, θ1 कह लेते हैं, V1 का एंगल 0 बना। फोर्स लगेगी QV1B साइन 0। तो आपके पास V1 के कारण जो फोर्स लगी वो 0 लगी। तो इसका मतलब जो V1 कंपोनेंट है, इसने चार्ज पार्टिकल को सर्कल में नहीं घुमाना, इसने चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगानी। अगर V1 के कारण फोर्स 0 लगी, इसका मतलब जो V1 है उसके कारण जो चार्ज पार्टिकल है वो स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो V1 की बात होगी कि V1 ने इसको आगे लेके जाना है, बस घुमाना नहीं है, रोटेट नहीं करवाना। लेकिन अगर हम बात करते हैं V2 की, V2 के कारण V2 ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पे है। तो विद रिस्पेक्ट टू V2 थीटा कितना बना, 90 डिग्री बना। अगर थीटा 90 डिग्री बनेगा तो विद रिस्पेक्ट टू V2 जो फोर्स लगेगी वो ये लगेगी, F2 इक्वल टू QV2B। अब ये जब थीटा 90 डिग्री होता है तो आपको पता है जो पार्टिकल है वो किस पाथ में रिवॉल्व करता है, सर्कुलर पाथ में। तो ड्यू टू V2 कंपोनेंट जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कल में घूमेगा। ठीक है, तो V1 कंपोनेंट के कारण वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, V2 कंपोनेंट उसको सर्कल में घुमा रहा है। दोनों है तो एक ही पार्टिकल की वेलोसिटी, तो जिसके कारण क्या होगा कि पार्टिकल स्ट्रेट भी जाएगा और सर्कल में भी घूमेगा, स्ट्रेट भी जाएगा और सर्कल में भी घूमेगा। तो उसका जो पाथ है वो इस तरह बन जाएगा, मतलब पार्टिकल रिवॉल्व करता करता ना इस तरह के पाथ में जाएगा, एंड दैट पाथ इज़ कॉल्ड हेलिकल पाथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे एंटर करेगा ना,
तो उस चार्ज पार्टिकल ने हेलिकल पाथ में चलना है। 0 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन, 90 डिग्री पे सर्कुलर, 180 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन, और कोई और एंगल आ जाए तो हेलिकल पाथ। अब हमने इस हेलिकल पाथ को स्टडी करना है कि इसका हेलिकल पाथ का रेडियस कितना होगा, वो देखते हैं अपन। ये आपको F2 की वैल्यू दे रही है, इसके कारण सर्कल में घूम रहा है। तो जो F2 है, इट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब मैं F2 को क्या लिखूँगा, m2v2 स्क्वायर बाय r, mv2 स्क्वायर बाय r, क्योंकि वो इसी कारण सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। तो ये भी F2 की वैल्यू है, ये भी F2 की वैल्यू है। दोनों को अगर हम इक्वेट कर देते हैं तो आपके पास बन जाता है mv2 स्क्वायर बाय r इक्वल टू qv2b। इससे अगर हम रेडियस r की वैल्यू निकालते हैं कटिंग करके, फॉर्मूला वही बनेगा mv बाई qb, लेकिन इसमें जो v की जगह लिखा जाएगा ना, वो v2 लिखा जाएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी इसको घुमा रही है वो v2 घुमा रही है। अब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में याद कर लो कि हमेशा ही रेडियस का फॉर्मूला जो होता है ना, वो mv परपेंडिकुलर बाई qb होता है। व्हाट इज़ v परपेंडिकुलर? वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। आपने रेडियस निकालने के लिए हमेशा ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज़ करना है। हमने जो पीछे क्वेश्चन पढ़े थे उसमें थीटा पहले ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, 90 डिग्री थीटा पहले से ही था। बट अगर एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे आ जाए तो आपने रेडियस का फॉर्मूला यूज़ करना है mv परपेंडिकुलर अपॉन qb। ठीक है जी, रेडियस आ गया। अब हम पता लगाते हैं टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड एक चक्कर पूरा करने में डिस्टेंस कितना चलता है, 2πr। सर्कल की बात करें अब, रेडियस तो मैंने पता लगा लिया उधर फर्स्ट पार्ट में। 2πr इसको सर्कल में घुमा कौन सी वेलोसिटी रही है, v2। v1 का तो कोई रोल ही नहीं है, v1 तो सिर्फ इसको आगे लेके जाना है। तो दिस इज़ द टाइम पीरियड t। 2πr एक सर्कल का पेरीमीटर अपॉन v2। अब यहाँ पे आप r की वैल्यू पुट कर दो। r की वैल्यू है mv2 बाई qb। तो ऊपर नीचे v2 से v2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास टाइम पीरियड की जो वैल्यू बनेगी दैट इज़ 2πm बाई qb बनेगी। तो इस टाइम पीरियड में वो एक चक्कर पूरा लगाएगा। ठीक है। थर्ड पार्ट हमने फाइंड करना है बच्चे। इसमें एक डेफिनेशन है पिच ऑफ हेलिक्स। इसको ना हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं, पिच ऑफ हेलिक्स। अब बात आती है व्हाट इज़ पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स होते हैं कि जब पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है ना, तो वो घूमते घूमते एक चक्कर जब घूम जाए कितना आगे जाएगा। इसको समझने के लिए ऐसे समझो, जैसे जो साइकिल का टायर है, यहाँ पे वो लगा होता है जिससे हम हवा भरते हैं इसके अंदर। ये ग्राउंड पे है, ये ऐसे साइकिल का टायर रोल कर रहा है, और ये वापस रोल करता हुआ ये कॉन्टैक्ट वापस ग्राउंड के पे आ गया। तो उस दौरान साइकिल का टायर कितना आगे गया, मतलब जब एक चक्कर पूरा कर लिया तो ये आगे कितना गया, दैट इज़ कॉल्ड पिच ऑफ हेलिक्स। तो ऐसे ही चार्ज पार्टिकल सर्कल घूमते घूमते आगे जा रहा है, एक तरह का रोल कर रहा है ना। रोल आप समझने के लिए कह सकते हैं, घूमते घूमते आगे जा रहा है। तो जब इसने एक चक्कर पूरा लगा लिया तो वो आगे कितना चला गया, दैट इज़ कॉल्ड पिच ऑफ हेलिक्स। तो इसके हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज़ पिच ऑफ हेलिक्स? इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द चार्ज पार्टिकल when it complete one rotation. It is the horizontal distance traveled by the charge particle when it complete one rotation. तो पिच ऑफ हेलिक्स जो d है, इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलना है, तो वेलोसिटी हम लेंगे हॉरिजॉन्टल दैट इज़ v1, और एक रोटेशन में कितना चलेगा, मतलब टाइम पीरियड लेंगे कैपिटल T। तो दिस इज़ द पिच ऑफ हेलिक्स v1 इंटू कैपिटल T। v1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, v cos थीटा। तो ये आपके पास पिच ऑफ हेलिक्स का फॉर्मूला आ गया, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड t। अगर बच्चे थीटा की वैल्यू 0 हो जाए,
सॉरी 0 नहीं 90 डिग्री लिखे। अगर थीटा 90 डिग्री लिखे तो आपको पता है कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। कोस 90 अगर 0 है तो पिच की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री के अगर एंगल पे चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो वो घूमते घूमते आगे नहीं जाएगा, वो सिर्फ अपनी ही जगह पे रोटेट करता रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि डी कितना आ गया, 0 आ गया। यही चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि 90 डिग्री पे चार्ज पार्टिकल अपने ही जगह पे बस सर्कल में घूमता रहता है, वो आगे कहीं नहीं जाएगा। तो मैंने ये चेक करवा दिया आपको, 90 डिग्री के एंगल पे पिच ऑफ हेलिक्स कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल ट्राई कराता हूँ। ये आपको आना चाहिए जब चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पे एंटर कर रहा है। हाँ जी, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 2 टेस्ला। चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो दी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। चार्ज दिया है प्रोटॉन है, दैट इज़ प्लस ई। ठीक है, इसका मास आपको पता ही है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 10 की पावर -27 kg। मेरे सब सारा डाटा गिवन है। ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री के एंगल पे एंटर कर रहा है। मुझे बताना है कि आपको पता ही है कि ये हेलिकल पाथ में चलेगा, क्योंकि एंगल 0 डिग्री 90 और 180 के अलावा कुछ हो रहा है तो हेलिकल पाथ होता है। मुझे बताना है कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री के एंगल पे एंटर करेगा तो व्हाट इज़ द रेडियस, रेडियस बताना है। तो मैंने आपको बताया था रेडियस का फॉर्मूला आप हमेशा ना ये वाला याद करो, इससे गलत कभी नहीं होगा, mv परपेंडिकुलर बाय qb। अब v परपेंडिकुलर क्या है, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कंपोनेंट है v cos 30 और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, v sin 30। तो आपने इधर जो v यूज़ करना है ना वो v sin 30 यूज़ करना है, बस ये है फॉर्मूला, वही है रेडियस का। लेकिन mv परपेंडिकुलर बाय qb है, मतलब वेलोसिटी का वो कंपोनेंट आपने लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब आपको सारा डाटा पता है, मास ऑफ प्रोटॉन पता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस ई पता है, वेलोसिटी पता है, v की वैल्यू थीटा दिया हुआ, सारी वैल्यूज़ पता है, वी कैन कैलकुलेट रेडियस। पिच ऑफ हेलिक्स भी आप पता लगा सकते हैं। अगर आपने पिच ऑफ हेलिक्स पता लगाना है, पिच ऑफ हेलिक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। v हमें पता है, थीटा हमें पता है, और सर्कल और पाथ में टाइम पीरियड अपन ने ड्राइव किया था, तो ये d भी आ जाएगा, दैट इज़ पिच ऑफ हेलिक्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैंने आपको 0 डिग्री के एंगल पे एंटर करवाया चार्ज पार्टिकल, फिर 90 डिग्री पे, फिर 180 डिग्री पे, और लास्ट केस हमने कौन सा किया, एट एनी एंगल। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन क्या है अपने पास, थोड़ा ध्यान से समझना। ये अपने पास ना मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस दिया हुआ है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये चार्ज पार्टिकल v इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है और इस चार्ज पार्टिकल का जो एंगल है वो अपन मान लेते हैं 30 डिग्री के एंगल पे एंटर कर रहा है। चार्ज इसका q है, मास इसका m है। डायग्राम मुझे बनी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। आपका क्वेश्चन है हाउ मच टाइम स्पेंट बाय द चार्ज पार्टिकल इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कितना टाइम स्पेंड करेगा, ये क्वेश्चन है। हाँ जी, तो इसके लिए सबसे पहले अब ये देखो v और b में एंगल कितना है, वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में। बच्चे कहते हैं कि सर 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल नहीं है। वेलोसिटी आपकी xy प्लेन में है, ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। आंसर के लिए बच्चे डायग्राम द्वारा बना लेना, वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। मैं डायग्राम में खुद भी दोबारा बना लेता हूँ ताकि कोई भी डाउट ना हो। तो वेलोसिटी बच्चे आपकी ना मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल पे है, वेलोसिटी का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री है, लेकिन जिस प्लेट पे वो एंटर कर रही है ना उसके हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल है।
मतलब v ऐसे है और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ v क्रॉस b करते हैं। तो बच्चे आप जब v क्रॉस b करेंगे तो थंब यहाँ पे आ रहा है, चेक करके देख सकते हो, इस तरफ थंब आ रहा है, v इस तरफ b अंदर, थंब यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे इसका सेंटर होगा, यही है v से b, यहाँ पे सेंटर होगा। अगर यहाँ पे बच्चे सेंटर होगा तो ये पूरा घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो थोड़ा घूम के बाहर निकल जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें चार्ज पार्टिकल पूरा ही घूमता रहा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इसमें देखो सेंटर ना इसका v क्रॉस b करके फोर्स यहाँ पे आ रही है थंब की तरफ, और फोर्स हमेशा टुवार्ड दी सेंटर होती है। तो ये इसका सेंटर हो गया, तो ये चार्ज पार्टिकल ना ऐसे जाएगा, ऐसे घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, और ना जितने एंगल पे ये एंटर कर रहा था उसकी वेलोसिटी उतने ही एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड को लीव करेगी 30 डिग्री पे। जितने एंगल पे एंटर करता है ना हॉरिजॉन्टल, उतने ही एंगल पे लीव करेगी। ठीक है, ये सिमेट्रिकल रूल है, सेंटर पे है ना ये, इसके कारण तो जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ही ये होगा, तो डायरेक्शन वगैरह सब सेम बनती है। अब हमने पता लगाना है टाइम स्पेंड, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये अपने पास रेडियस r हो गया, ये भी रेडियस r हो, जितना भी इसने आर्क बनाई है तो रेडियस तो बनाना पड़ेगा। अब ये देखिए ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये पूरा एंगल ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल कितना बनेगा आपके पास 60 डिग्री बनेगा, मतलब टेंजेंट के साथ ये एंगल 60 डिग्री बन गया। अब ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, पूरा एंगल रेडियस और टेंजेंट में होता है 90 डिग्री। अगर ये 60 तो ये कितना बचेगा आपके पास 30 डिग्री बचेगा। इसी तरह ये 30 है, तो ये एंगल अगर 30 डिग्री आपके पास है तो देखो ये 30 है, ठीक है, तो ये बनाओ ये अंदर वाला एंगल कितना बनेगा, ये 30 है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये कितना बन जाएगा 60 डिग्री बन जाएगा। ये टेंजेंट, ये रेडियस, टेंजेंट रेडियस में 90 होता है तो 60 रह गया। अब ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, तो ये आपका 30 रह गया। ज्योमेट्रिकली कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो टोटल एंगल 90 होता है, तो 30 बचा अंदर वाला। अब ये ट्रायंगल देखो अंदर वाली OAB ट्रायंगल देखो, ये 30, तो ये एंगल कितना बना 120 बना। इसका मतलब जब चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर कर रहा है ना, तो उसने एंगल कितना सबटेंड किया है, इसमें 120 डिग्री एंगल सबटेंड किया सेंटर पे। जब बच्चे इसने सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल सबटेंड किया, तो क्या मैं थीटा को ये कह दूँ 2π/3, रेडियंस की टर्म्स में 2π/3 आ गया थीटा। फिर आपको ये भी पता है थीटा का फॉर्मूला होता है ω+1 में अपन ने पढ़ा था। थीटा की वैल्यू है 2π/3, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/T, स्मॉल t टाइम स्पेंड अपने को पता लगाना है। तो कटिंग अगर आप कर दे तो आपके पास स्मॉल t की वैल्यू T/3 आ गई। तो दिस इज़ द टाइम स्पेंड T/3। कैपिटल T का फॉर्मूला तो हमें पता है 2πm/3 होता है /3, तो आंसर आ जाएगा 2πm/3 तो दिस इज़ द टाइम स्पेंट बाय द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, 2πm/3 ठीक है, आना चाहिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अब आपसे इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और करते हैं, टाइम स्पेंड तो आपने निकाल दिया, एक पार्ट और करते हैं, फाइंड मैग्नेटिक इम्पल्स। मैग्नेटिक इम्पल्स फाइंड करते हैं। व्हाट इज़ मैग्नेटिक इम्पल्स? इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम देखो मैं कैसे निकालूंगा, फाइनल मोमेंटम, हाँ जी, ये बच्चे चार्ज पार्टिकल की जिस स्पीड से एंटर करता है ना चार्ज पार्टिकल, उसी स्पीड से बाहर आता है। v स्पीड से एंटर किया, अगर मैं v के कंपोनेंट बनाऊं तो ये कंपोनेंट बनेगा v cos 30, ऊपर वाला कंपोनेंट बनेगा v sin 30। तो व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम बनेगा आपके पास mv cos 30 माइनस आई कैप प्लस mv
साइन 30 जे कैप, है ना, यही बनेगा। ये वाला कंपोनेंट आपका लेफ़्ट साइड पे है, ये वाला कंपोनेंट अपवर्ड है, तो ये फाइनल मोमेंटम बन गया। अगर आपने इनिशियल मोमेंटम पता लगाना है वो देख लो, ये वेलोसिटी v है, तो v का इस तरफ कंपोनेंट बनेगा v cos 30 और इस तरफ कंपोनेंट क्या बनेगा v sin 30। वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल में एंगल 30 डिग्री है, तो ये v cos 30 बनेगा, ऊपर v sin 30। तो मैं क्या लिखूँगा, एम वी मोमेंटम में मास भी लगता है ना, एम वी cos 30 आई कैप प्लस एम वी साइन 30 जे कैप। तो ऐसे मैंने ना इनिशियल और फाइनल मोमेंटम नोट कर लिए। अब जो इम्पल्स होती है, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अगर आप फाइनल और इनिशियल को माइनस करें, तो अब ध्यान से देखो, फाइनल और इनिशियल को माइनस करेंगे तो एम वी साइन 30 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका पता आंसर कितना आएगा, एम वी कोस 30 माइनस आई कैप माइनस एम वी कोस 30 आई कैप, साइन वाले तो कैंसिल हो गई, तो इट इज़ 2 एम वी कोस 30 आई कैप माइनस साथ में। तो दिस इज़ द इम्पल्स, दिस इज़ द मैग्नेटिक इम्पल्स इन दिस केस, माइनस 2 एम वी साइन 30 सॉरी माइनस 2 एम वी कोस 30 आई कैप। अच्छे क्वेश्चन है जी, आपको आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इसमें ऐसा एक क्वेश्चन हो रहा, आपको ट्राई कराता हूँ। भाई ये याद रखो कि इसमें जो मैग्नेट जो चार्ज पार्टिकल है ना, जितने एंगल पे एंटर करेगा वहाँ से टेंजेंशियली हॉरिजॉन्टल के साथ उतने पे निकलेगा। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, Q इसका मास है, m Q चार्ज, m मास, v वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री दिया हुआ है। पहले तो ये देखो कि जब ये एंटर करेगा तो उसका सेंटर ऑफ सर्कल कहाँ बनेगा, V से B की तरफ, V से B की तरफ सेंटर यहाँ बनेगा। अपने को टाइम स्पेंट ही पता लगाना है, कितना टाइम लगाया है इसने, टाइम स्पेंट। ये आप न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो कितना हो क्या होगा। तो जब ये बच्चे ऐसे एंटर करके इधर घूमेगा तो ये सेंटर हो गया, तो सर्कल में घूमेगा ये, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा और यहाँ से टेंजेंशियली बाहर निकलेगा। तो जब ये टेंजेंशियली बाहर निकलेगा तो इसका वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ अभी भी एंगल 45 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, ये रेडियस है, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो फिर ये भी 45 बनेगा। ऐसे ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये भी 45 बनेगा। ज्योमेट्रिकली है, ये एंगल कितना बन गया 90 डिग्री, मतलब कितना बना π/2। थीटा अपने ऊपर चले गए, जो एंगल सबटेंड हुआ थीटा π/2। थीटा की वैल्यू ओमेगा टी होती है, बड़ी जो ओमेगा 2π/T, पाई से पाई कैंसिल, तो स्मॉल टी की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, T/4 आ गई। इसमें एक चीज़ आपको और बतानी है, यह आ गया वैसे न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं है, वही था, मैंने सिर्फ वैल्यू चेंज की थी। इसमें एक चीज़ मैंने आपको और बतानी है कि जो थिकनेस है ना मैग्नेटिक फील्ड जितने हिस्से में है वो हिस्सा रेडियस से ग्रेटर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की थिकनेस रेडियस से ज़्यादा जो उसके बराबर हो तो चार्ज पार्टिकल जहाँ से एंटर करेगा वहाँ से बाहर आएगा। ऐसे अगर चार्ज पार्टिकल इधर से एंटर कर रहा है तो वैसे बाहर आएगा। अब बात आती है कि चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमेगा कि नीचे की तरफ घूमेगा, तो वो तो आपने सर्कल का सेंटर ढूंढ लेना है। अब इस केस में सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, V×B, ऊपर है तो ऊपर से घूमेगा। अगर ये डॉट होता तो बाहर की तरफ नीचे घूम जाता। उस तरह अपन निकाल सकते हैं डायरेक्शंस वगैरह कि सर्कल का सेंटर कहाँ बनेगा, वो सही ढूंढना है। अब ये ऐसे एंटर करेगा तो यहाँ से ही बाहर आएगा। इन केस में थिकनेस किससे ज़्यादा है, रेडियस से ज़्यादा है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि अगर थिकनेस रेडियस से कम हो तो क्या होता है, अगर थिकनेस रेडियस से लेस हो तो क्या होगा, वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। ठीक है, तो बच्चे इतना आप करिए। ठीक है, एक बात और आपने नोट करनी है, जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता,
वेलोसिटी सेम है, ये भी इधर भी v, इधर भी v, v v v, सारी जगह वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। हर पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ठीक है। और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम रहेगा तो आपको किनेटिक एनर्जी चेंज होगी। किनेटिक एनर्जी में तो आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो किनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है चेंज इन किनेटिक एनर्जी। अब मैग्नेटिक फील्ड में किनेटिक एनर्जी तो चेंज हो ही नहीं रही, कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड में व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द चार्ज पार्टिकल, जीरो। ये याद रखना है, मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती, किनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करती। तो वर्क डन हमेशा वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज़ ऑलवेज जीरो। मैग्नेटिक फील्ड किनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करती है। और जो किनेटिक एनर्जी है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, उसने डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करना। तो ये लास्ट वाला पॉइंट आपने सही तरह नोट करना है। थैंक यू, यहाँ तक हम कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।